निज जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। यहीं से कहानी शुरू होती है युग पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। स्वागत है आपका इनसाइट में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस है और इस मौके पर इनसाइट में हम अपने मेहमानों के साथ ये विवेचना करने की कोशिश करेंगे कि नेताजी का इस देश को, देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है। नेताजी का मिशन क्या था, नेताजी का विज़न क्या था, ठीक है, किस तरह का देश वो बनाना चाहते थे और आज भी हम उनके बताए रास्ते पर अगर चलें तो वो रास्ता क्या होगा। और इसी के साथ मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं, आप मेंबर सेक्रेटरी हैं ICHR के, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर युथिका मिश्रा हैं, आप हिस्टोरियन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। इस सारी चर्चा को डॉक्टर ओम जी हम इसे शुरू यहाँ से कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हम सब पढ़ते हैं तो आज़ादी की अपने आप में क्रांतिकारियों की एक धारा है और जो शांतिवादी हैं उनकी एक धारा है, कांग्रेस की एक धारा है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस पूरे के पूरे आसमान में अलग से ध्रुव तारे की तरह से, उनका इन दोनों धाराओं के अलग भी एक एग्जिस्टेंस है, एक वजूद है। उस वजूद को एक बार रेखांकित करना चाहिए एज ए हिस्टोरियन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे तो कम से कम आजादी की लड़ाई की 8 धाराएं हम लोग इतिहास के विद्यार्थी के रूप में बिल्कुल आप तो अनुसंधान करने वाले लोग हैं। दिक्कत यह है कि पूरा जो बल दिया गया वो किसी एक धारा पर ही उसको समेट दिया गया और हमारी पीढ़ी को जो इतिहास पढ़ाया गया, कम से कम हमारी पीढ़ी तक को, कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, बिना उनका जो योगदान था, उस धारा का जो योगदान था, या गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो अपनी जगह उसका बहुत महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन तो इन धाराओं को बल मिलना चाहिए था, या एक इकलौते व्यक्ति के रूप में, अकेले व्यक्ति के रूप में जिन्होंने पूरे संस्थान के या उससे भी बड़ा बड़ा विस्मयकारी कार्य किया, नेताजी सुभाष बोस, इनको जो जिस तरीके से हमारी पीढ़ियों को इनके शौर्य को बताया जाना चाहिए था, उससे हम वंचित रहे। मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाऊं कि क्या उनका रोल है, क्या उनका योगदान और अवदान है स्वाधीनता की पूरी लड़ाई में। 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली। 1953 में क्लेमेंट एटली का भारत दौरा हुआ कलकत्ता में। वो पीवी चक्रवर्ती साहब उस समय चीफ जस्टिस थे वहां के और कार्यवाहक राज्यपाल थे जी। तो एक बातचीत है उनके साथ, रिकॉर्ड पे है। उनसे पूछा गया, जब उन्होंने पूछा पीवी चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से, क्योंकि क्लेमेंट एटली ही भारत की आजादी के समय, भारत की स्वतंत्रता में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूछा कि आपने भारत को आजाद क्यों कर दिया, क्योंकि 1960 तक आपके पास श्वेत पत्र था भारत और हिंद महासागर पर राज करने का। 1945 में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, तो उसके पहले 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसको आपने दबा दिया था, आप परमाणु से संपन्न हो चुके थे। तो 1960 तक का श्वेत पत्र होने के बावजूद 1947 में आपने भारत को आजाद क्यों कर दिया जी। माध्यम से दर्शकों को जान के रामवीर जी आश्चर्य होगा कि वैसे तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आश्चर्य हुआ उनको, पीवी चक्रवर्ती को। उन्होंने कहा कैसे? 1933 के बाद वो देश से बाहर थे, 1941 में आपने फिर निकाल दिया था, फिर 1941 तक आते आते आपने INA की गतिविधियों को भी दबा दिया था और आजाद हिंद फौज की गतिविधियों को, और 1945 को लापता थे। फिर ऐसा कैसे? जो बात बताई वही उनके योगदान की, उनके अवदान की सबसे बड़ी रीढ़ है, सबसे बड़ा बिंदु है। उन्होंने कहा कि हम भारत पर पूरा जो शासन कर रहे थे वो भारतीय सैनिकों के बल पर ही कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता और उनके शौर्य ने यहाँ लोगों से, यहाँ के जिन सैनिकों के दम पर हम शासन कर रहे थे, उनके ब्रिटिश सत्ता का खौफ खत्म कर दिया था। और जब रॉयल इंडियन नेवी लूटनी हुई 1846 में, जब नौसेना का विद्रोह हुआ, जब जिस 88 शिप्स में से
78 सिक्स पे आजाद हिंद फौज का नारा जय हिंद और नेताजी को के नारे लिखे हुए थे। उसके बाद हमें ये डर लगने लगा, हर दिन हम इस भय में हमारा बीतने लगा कि जिन बंदूकों के बल पे हम भारत पे शासन कर रहे हैं वो कब हमारी ओर मुड़ जाएंगे इसका हमें पता नहीं। इसलिए सबसे बड़ा स्थान है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, उनके शौर्य को नमन है आज पराक्रम दिवस के माध्यम से। बिल्कुल, उनके शौर्य को नमन है और इसीलिए आज का ये दिन पराक्रम का दिन है। और प्रोफेसर युथिका मिश्रा हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर, एक बात ये भी है कि जब वो कोई सैन्य कमांडर नहीं थे, ना वो कोई लेकिन जब उन्होंने आज़ाद हिंद का सेना का गठन किया और उसकी कमान को संभाला, वो कमांड के बारे में अंग्रेज ही लिखते हैं कि वो उनके लिए, जब वो उनसे भिड़ रहे थे तो वो जो लड़ाई है वो उनके लिए वाटरलू की लड़ाई से भी ज्यादा महंगी पड़ी, ज्यादा खतरनाक साबित हुई। तो एक ऐसा आदमी जिसने कभी कोई सैन्य प्रशिक्षण बखूबी नहीं लिया और वो कोई सैन्य कमांडर भी नहीं था, तो ये जो प्लानिंग है, रणनीति है, जज्बा है, जुनून है, और वो सैनिक, वो भारतीय सैनिक जो नमक को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड थे कि उन्होंने अंग्रेजों का नमक खाया है, फलाना ढिकड़ा, इस तरह की बातें, उनके उस नमक को भी, और ये बातें भारतीय मानस में आज तक बनी रही हैं, उसको भी उन्होंने उससे बाहर निकाला। वो जो एक उनके दिमाग में घुसी हुई बात थी, उससे भी उन्होंने बाहर निकाला और उसमें वो कामयाब रहे। तो इसे कैसे आप देखती हैं? सर्वप्रथम तो आज इस महानायक की जयंती पर उसको शत शत नमन, इस ही एक नोट के साथ हमें शुरू करना चाहिए। इतना विशालकाय व्यक्तित्व, इतना महान न सिर्फ बौद्धिक सोच बल्कि एक निडर कर्मठ नेता, जो आपने एकदम सही कहा कि कैसे एक राजनीतिज्ञ होते हुए, हम तो ये कहेंगे क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, उसके प्रेसिडेंट रहे 1938 में, उनके बीच में विभेद हुआ तो वो उसको छोड़ के गए और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि आदि। उसके बाद जो उनका उन्होंने एक नया तरीके से उसको देखना शुरू किया, क्योंकि उनको समझ में ये आया कि ये जो हमारा मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। हाँ। एक बात जो उन्होंने समझी, इसी को मैं उनकी बौद्धिक गहराई, प्रोफाउंड थॉट प्रोसेस कहती हूँ। हम सब लड़े जा रहे हैं, है ना, कुछ सालों से। मैं तो कहूंगी 1857 से युद्ध शुरू हो गए थे और उसके पहले से अनेक ऐसे प्रकरण हैं, तो अगर आप इतिहास में जाएं तो। लेकिन इन्होंने जो समझा कि अब यू हैव टू हिट द नेल ऑन द हेड, दिस इज द टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वीकनेस है, कोई भी, सभी देश चाहे एक्सिस हो एलाइड, सब लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की जो गतिविधियां हैं, साम्राज्यवादी गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं और उनको एक आशा की किरण दिखी कि कहीं ना कहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसको हम अगर किसी तरह अपना एस्टैब्लिश करके वहां हिट करें, तो उन्होंने जो ये मैंने बताया एक अंतरराष्ट्रीय रूप दिया। और उसके कारण जर्मनी गए भेष बदल के, उसके बाद वो उनको कैसे जापान भेजा गया, साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने मलाया, बर्मा, सिंगापुर, सब जगह कैसे अपनी सेनाएं स्थापित की। बिल्कुल एक तरह से जैसे कि सब उनका इंतजार कर रहे थे। ये होता है महानायक की निशानी, जिस तरह से उन्होंने एक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाया। यहाँ उनके इनफैक्ट जब वो स्टूडेंट डेज में भी उन्होंने अपनी असीम क्षमताएं दिखाई थी। आईसीएस करके उसे 1 साल में छोड़ देना, उसके भी पहले जब वो रेवेनशॉ कॉलेज में कटक में थे, तो उन्होंने किस तरह से एक अंग्रेजी के जो अंग्रेज अध्यापक थे उनसे कैसे स्ट्रगल किया, उनसे वाद विवाद किया काफी, जिसके लिए उन्हें एक्सपेल किया गया। ये सारा होता है होनहार वीरवान के होत चीखने पात, जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, तो वो वहीं से वो दिख रहा था। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपकी तरफ एक बार। यहां पर ओम जी एक चर्चा या एक बात को और हमें थोड़ा सा आप अपने नजरिए से समझाने की कोशिश करें। आमतौर पर क्रांतिकारियों को अगर हम छोड़ दें तो जो नेता हैं भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान,
आज जब टीवी मीडिया पर बहस होती हैं, बातें होती हैं, तो सबको लेकर के बात हो जाती हैं, सबको लेकर कुछ सवाल उठ जाते हैं। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कौन सही कौन गलत अलग बात है, लेकिन नेताजी का जो चरित्र है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा पाता है भारत में कोई। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसीलिए भाई उस समय आप देखिए ना, 1938 में जाके देखिए, 1938-39 में यही कारण था कि वो व्यक्तित्व इनका इस कदर 1920 के बाद से ही, आप जानते हैं, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को तक पहुंचाऊं ये बात कि अपने पिताजी की इच्छा का सम्मान करने के लिए 1919-20 में वो चले गए ब्रिटेन आईसीएस परीक्षा देने। 7 महीने की तैयारी में ही चौथी रैंक को लेके आए। और उसके बाद लेकिन 1919 में चूंकि जालियांवाला बाग हो चुका था और उसके कारण उनके मन में जिस तरह का उद्वेलन था, जिस तरह से जो भावनाएं घर कर रही थी, क्योंकि वो जो अभी कहा ना युधिका जी ने, होनहार वीरवान के होठ चीखने पात, केवल 13 साल के थे रामवीर जी सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने खुद ही बोस की पहली बरसी पर अपना भाषण दिया। मैं माध्यम से युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो भाषण उनको पढ़ना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह का भाषण 13 साल का एक बच्चा दे रहा है और भाव को लेके जो बड़ा हो रहा है। 1920 को अपना पद 2021 में छोड़ के वापस आते हैं वहां से तुरंत तिलांजलि देके कि उनके मन में क्लियर है कि भारत मां की सेवा करनी है, भारत मां को इस बेड़ी से मुक्त करना है। और जब वो देखते हैं कि केवल इस एक बात पर मुंबई के पोर्ट पर, मुंबई के बंदरगाह पर हजारों लोग केवल उनको देखते और उनसे मिलने आए हैं, ये कौन व्यक्ति जिसने आईसीएस जैसी परीक्षा पास करके इतनी अच्छी नौकरी वो कर सकता था, इतना अच्छा जीवन जी सकता था, और उसने लात मार दिया उसको। और वहीं से कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव पनपता है कि जब इस योगदान से हजारों लोगों का मुझे साथ मिल सकता है, तो मैं जब अपने आत्माहुति देने की बात कर रहा हूं, जब मैं अपने को गलाकर इस देश को जिंदा रखने की बात कर रहा हूं, अपने को खत्म करके इस देश को जिंदा रखने की बात कर रहा हूं, तो मैं करोड़ों लोगों के दिलों में समा सकता हूं और इसी कारण उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। दूसरी बात जो आपने कही ना, मैं फिर 1938-39 में आपके माध्यम से आता हूं कि कोई उस समय तत्कालीन नेताओं में भी उनके विरोध में, उस समय देखिए कि जो स्थिति थी महात्मा गांधी की, कम से कम 1942 तक तो थी। हाँ। इसके बाद वो खुद ही कहने लगते हैं कि मैं अप्रासंगिक हो गया हूं, मेरी कोई सुनता नहीं, कम से कम 14 जेल से निकलने के बाद। लेकिन 39 तक तो उनकी टूटी बोलती थी। 40 तक एकदम, बल्कि 42 क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले तक गांधी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च नेता थे उनके बीच। और वो कहते हैं पट्टा भी मेरा व्यक्ति है, आप इसे चुनिए। इसके बावजूद वो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार है, ये कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दोनों में मतभेद था, लेकिन मतभेद था, दोनों के तरीके अलग थे। गांधी जी के तरीकों को सुभाष नहीं स्वीकार करते थे, सुभाष के तरीकों को गांधी जी नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसमें कोई संशय नहीं है कि उनकी स्वीकृति गजब की थी। उनका जो व्यक्तित्व था वो चरम स्तर का था। उनका मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण उसकी वो अनपैरेलल है। इसके बावजूद इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग ने लंबे समय तक वंचित रखा उनके शौर्य से। 3 पेजेस में निपटा दिए जाते रहे वो एनसीईआरटी की किताबों में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर युथिका हमारे साथ में हैं और एक बात और है युथिका जी कि आमतौर पर जो सुभाष चंद्र बोस का जो नजरिया है वो आजादी को ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह नहीं देख रहे थे। वो सत्ता का हस्तांतरण मतलब आजादी नहीं। आजादी का एहसास तब होता है जब आप, जिसने आपको गुलाम बनाया है, आप उसे खदेड़ कर बाहर निकाल दें और आजादी उससे छीन लें। तो आजादी छीनी जाती है, उसका ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, मैंने ये सुना राजस्थान में कि देश आजाद हो गया और वहां गांव में 1-2 साल तक तो लोगों को यह पता ही नहीं था कि देश आजाद हो गया है। ठीक है, यहां तक इस तरह का भी मैंने लोगों से, बूढ़े लोगों से सुनने के लिए ये बात मिली। तो मतलब सुभाष बाबू जो है वो जो चाह रहे थे वो कुछ अलग तरीके से चाह रहे थे कि जब आजादी आए तो वो अंतिम व्यक्ति तक जाए साथ के साथ। वैसा उसको लेकर के आपका क्या? बहुत खूब आपने जो पूछा, ये मुझे लगता है ये एकदम सटीक उन पर बैठता है। एक बड़ी अच्छी कुछ शब्द मुझे मिले
एक बाल कवि के हैं, हवाओं को रफ्तार दो, शेर सा दहाड़ दो, हिंद के तुम हो जवां, मौत को पछाड़ दो। ये था उनका काम करने का तरीका। वो कोई भी लुक्का छिपा ऐसा काम नहीं, दहाड़ के। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो अब देख रहे हैं कि हम घिसट घिसट के आजादी ले रहे हैं, पूरी जनता उद्वेलित है। वो एक जन आंदोलन था। 40 के बाद तो आप देखेंगे कि कोई भी शांत कहीं भी नहीं था। और वही मौका उन्होंने लपक लिया जिसको उन्होंने आजाद हिंद फौज के रूप में उसकी परिकल्पना की और उसको सोचा और उसको किया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं, आप देखिए उसके क्या रिपरकशंस थे। अगर जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, हार गई, है ना, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी रेजिमेंट्स थी, दूर दूर तक से लोग, बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर उसमें, ये सारे के सारे एकदम कमिटेड लोग थे, है ना। और तो कुछ जापानीज सपोर्ट मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, उनके आपसी मतभेद थे। लेकिन ये जो इनके में एकदम एक क्लियर था इनका परसेप्शन कि आजादी एक सर्वोच्च बलिदान से प्राप्त होती है। ये उनको उसमें लेश मात्र भी उनमें कंफ्यूजन नहीं था। मुझे लगता है सबसे अच्छी जो ब्यूटी उनके थॉट प्रोसेस की थी कि ही वाज नॉट कंफ्यूज्ड एट ऑल। ही वाज नॉट थिंकिंग कि इधर जाएंगे, ये झंडा उठा लेंगे, ये कर लेंगे, नारे लगा देंगे, इससे आजादी मिल रही है, नहीं मिल रही थी। और आप देखिए जब आजाद हिंद फौज के पकड़े गए, सब कैद हुए, उनको लाल किला में लाया गया, तब आप देखिए जिस तरह से जनता का वो बदला, है ना, कि ये ट्रेटर नहीं, ये तो पेट्रियट्स हैं, है ना। ये तो जो जिस तरह से बाजी पलटी, और फिर जैसा कि ओम जी ने भी बताया कि न सिर्फ जनता, पूरी रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स जब उसमें लिप्त हो गई, और एक तरह से एक राजनीतिक चेतना जब आर्मी में जागृत होने लगी, उसमें परिवर्तन आने लगा, तब अंग्रेजों को लगा कि अब यहां से बोरिया बिस्तर लपेटा जाए। ओम जी से भी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जब आईएनए और अंग्रेजों के बीच में वॉर हुआ, उसके बाद में लाल कोट केस हुआ, और रेड फोर्ट केस के बाद में जब गांधी जी तो ये कह रहे थे उसके बाद कि उनकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है, उस समय भारत में आम लोगों में ही नहीं, सेना में भी सुभाष चंद्र बोस का भूत काम कर रहा था। लोग बोलते थे हमने यहां देखा है। तो ये जो बात थी, इसको थोड़ा सा जरूर समझाना चाहिए। इसके पहले जो अभी आपने इसके पहले जो प्रश्न किया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आमिर भाई। मैं इस पे आऊं, मैं एक दो पंक्तियां उस पर जरूर कहूं कि वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे रणबांकुरे थे जिन्होंने उस समय की दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर सत्ता को ललकार के कहा कि मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। ये उस समय की सबसे ताकतवर सत्ता को ललकार कर कहने का साहस रखने वाले नेताजी थे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर, एक चीज और वो मानते थे कि केवल पॉलिटिकल पावर गेन कर लेना, रिगेन कर लेना, ये रास्ता नहीं है हमारा। जिसकी हम लड़ाई आज लड़ रहे हैं, जिस तंत्र से हम आज तक नहीं निकल पाए, जिस मैकाले की मानसिकता से और उस तंत्र से आज तक अभी हम लड़ रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट था उनके मन में। आप देखिएगा कि हालवेल स्तंभ को जिस तरह से तोड़ती है उनकी यूथ ब्रिगेड, वो स्टार्ट था उस गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का, जिसका नारा हम आज भी दे रहे हैं कि हमें सारे जो गुलामी की मानसिकता है उससे अपने आप को मुक्त करना है, अपनी विरासत पर गर्व करना है। नेताजी सबसे पहले जो यूथ ब्रिगेड थी उनकी 1940 के आसपास हालवेल स्तंभ तोड़ती है, वो प्रतीकात्मक शुरुआत थी। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, ये सही है कि 1945 के बाद जो मैंने कहा ना, 1956 में जो पीवी चक्रवर्ती से क्लेमेंट एटली की बातचीत हुई है, तो यही कह रहे हैं 45 के बाद तो उनका पता ही नहीं चल रहा था। तो आप सही कहते हैं, और इसमें बहुत सारे लेख हैं कि उसके बाद उनका भूत ही काम कर रहा था। इतना बड़ा व्यक्तित्व तो उनका बन चुका था, लोगों को इतनी असीम आशा थी। वही महात्मा गांधी, आप लुई फिशर के साथ इंटरव्यू है महात्मा गांधी का आजादी के बाद, आजादी और विभाजन के बाद, और रिकॉर्ड पे है रामवीर जी, उसने लुई फिशर के साथ इंटरव्यू में महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रश्न करते हैं वो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में, लुई फिशर तो कहते हैं कि वो तो देशभक्तों के देशभक्त थे। और एक बात मैं इन्वर्टेड कामा में बहुत विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा, इस तरह बस महात्मा गांधी, क्योंकि वो दुखी तो थे ही, चाहे जो भी परिस्थितियां थी, और चाहे जितना भी दोष हम उनके ऊपर भी लगा लें, लेकिन एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि अगर
सुभाष होते, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। क्या बात। ये है। तो ये इसलिए वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिसको जिस तरीके से हमारी पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए था, जिस तरह से उनके शौर्य की गाथा गाई जानी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वो नहीं गाई गई। इधर अब वो सारी चीजें ठीक हुई हैं पिछले 5-7 वर्षों में। एक ऐसा सवाल है डॉक्टर यूथी का कि वो आपके साथ भी मैं उसे करना चाहूंगा और ओम जी से भी उसका कुछ उस पर कुछ बातचीत या कुछ उस पर आउटपुट इनपुट मिले तो अच्छा होगा। कुछ वर्तमान जो गांधीयन मित्र हैं वो ये कहते हैं या ये आशंका व्यक्त करते हैं कि अगर भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत में लोकतंत्र को लेकर के वो आशंकित होते हैं। उनका कहना रहता है कि नहीं, पता नहीं वो सेमी डिक्टेटरशिप होती भारत में या क्या होती, इस तरह से वो ठीक है बात करते हैं। इसे लेकर एज ए इतिहासकार, इतिहास के अध्येता के रूप में भी आप लोगों के पास क्या इनपुट है कि उनका विजन जो है आजादी के बाद भारत कैसे चलेगा, इसको लेकर क्या था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, इतिहासकार इस तरह की कयास नहीं लगा सकते, है ना। ये तो बिल्कुल ही गैर ऐतिहासिक है कि ये होता तो वो होता तो ये होता। हाँ, हमने तो जो देखा है हम उसे ही मानते हैं, और जो हो रहा है, जो हुआ, इनफैक्ट जब वो हुआ था, जब उनकी मृत्यु की खबर आई, प्लेन क्रैश, ये वो, तो यहाँ जो कांग्रेस का माहौल था उस पर अगर आप देखें, उस पर विचार करें तो हाँ, नहीं ठीक है, उनको उनकी मेमोरी उनको लिया, उनकी मेमोरी को लिया, उनकी याद को लेके इस्तेमाल करके उन्होंने वहां किया, रेड फोर्ट में वकालत करके केस जो चला पूरा उनका, पूरी जो उनकी केस चली उसका प्रयोग हुआ। लेकिन पीछे से वो कभी नहीं मान रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मोडस, जो तरीका है काम करने का, वो किसी भी प्रकार हमारे लिए यूजफुल होगा। इनफैक्ट आर्मी को उन्होंने झटका कि भाई आर्मी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप सब अपनी बंदूकें रख दो, हम भी तो फ्री इंडिया करेंगे। तो देखिए डिक्टेटरशिप कौन था? इनफैक्ट नेताजी का अगर आप देखें तरीका, तो उन्होंने तो, मैं तो उनके तरीके को एक मास मूवमेंट का भी जामा पहनाना चाहूंगी, क्योंकि उनको यहाँ मौका नहीं मिला, वो बाहर गए, जो उपलब्ध था वो सारे रिसोर्सेज यूज करके उन्होंने सेना का नेतृत्व किया, महिलाओं की। मैं तो यहाँ ये बहुत जरूरी है समझना, रानी झांसी रेजिमेंट, कितना विजन था उनका, कैसे कैसे उनके कार्य थे कि हर एक जो धड़ा है भारतीयों का जहां थे, वो बाहर के सारे भारतीय थे। मैंने बताया प्रिजनर ऑफ वॉर वगैरह थे, बहुत सारे तमिल लोग थे बाहर, साउथ के थे, जो व्यापार कर रहे थे, पुराने ट्रेडर ग्रुप्स थे, उन सबको उन्होंने यूज किया, उन सबको आत्मसात, उनको एक इंक्लूसिवनेस दी और अपने में मिलाया। वो कहाँ से डिक्टेटोरियल लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई भी इसी सवाल को पर आपका थोड़ा सा इनपुट इसलिए भी कि कुछ बातें, कुछ उनके राइटअप्स, कुछ उनके भाषण, देश कैसा होगा, कैसे चलेगा आजादी के बाद, इसको लेकर जो अभी मैंने कुछ आशंकाएं आपके सामने रखी थी, वो कैसे काउंटर होती हैं? बिल्कुल, एक बात तो जो अभी युतिका जी ने कही कि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम लोग इस तरह के कयासों से बचते हैं, नहीं लगाते, हम मीडिया देखते हैं तो परंतु पे बात करते हैं। लेकिन जो आपने बात कही ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 15 साल की उम्र तक पूरा विवेकानंद साहित्य पढ़ लिया हो, विवेकानंद को जीना शुरू कर दिया हो, जो ये कहता हो कि स्वामी विवेकानंद होते तो मैं शायद उनके चरणों में बैठा होता, जिसने रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा हो, जिनके कई संवाद हैं महर्षि अरविंद से, उन संवादों को पढ़िए, वो कितनी क्लैरिटी है, जो इस देश के बाहर जाकर देश के मूल को स्थापित करने और इस देश के अंदर सोए भारत को जगाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हो। एक बात, दूसरी बात उनके काम है, भाषण है। देखिए, जिस जब निपटना था वो सेना इसलिए बना रहे थे कि उनका स्पष्ट मानना था कि बिना डराए इनको भगाया नहीं जा सकता। इनसे यात्रा करके भिक्षा मांग के वो चल ही रहा था। 1850 से तो वही दौर चल रहा था, 1850 से लेके 1940 आ गया था, कुछ नहीं हुआ था। इसलिए उनको कहा था कि इनको डराकर इनको मारकर ही यहां से भगाया जा सकता है। इसलिए जो शक्ति उस समय दिखती है, लेकिन दूसरी पक्ष जो दिखता है कि देश के अंदर जो उनके भाषण हैं, उनके पत्राचार हैं, जिस तरीके से आप उनकी सेना के गठन को देखिए, आप
सहगल भी हैं, ढिल्लो भी हैं और शाहनवाज भी हैं। सहगल भी हैं, ढिल्लो भी हैं और शाहनवाज भी हैं। मेरी बात पहुंच रही होगी आप तक। बिल्कुल बिल्कुल। का प्रतिनिधित्व है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो ये जो लोकतांत्रिक वैचारिकी उनकी बहुत स्पष्ट दिख रही है देश के। मतलब आप स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आज 2025-26 में बैठकर ये आशंका व्यक्त करते हैं कि नहीं नेताजी होते तो क्या लोकतंत्र ऐसा ही होता, इतना खुला ओपन होता, या इसमें कुछ और होता, या एक कंट्रोल डेमोक्रेसी होती, तो ये सारी आशंकाएं जो हैं वो इसलिए भी निर्मूल हो जाती हैं कई बार कि वो जितना एक स्पिरिचुअल बेस था उनका, जो आध्यात्मिक आधार जो उन्होंने अपना तैयार किया था, वो कभी भी किसी तरह की डिक्टेटरशिप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस चर्चा में भाग लिया और देश के तमाम नागरिकों को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जन्म दिवस पर, और आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी है, आपने समझाया और उन्हें सारी जानकारियां दी। मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो है जो बारूद को भी पवित्र बना देता है। इनसाइट में फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।